स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टी पी जी टी कॉमर्स में। आज हम बात करने वाले हैं इसके पहले चैप्टर से और बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये इसमें पहला हमारे पास जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार लेखांकन है और इस लेखांकन में हम देखेंगे, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेखांकन में इसका अर्थ, उद्देश्य, तकनीक एवं मानक, इन चीज़ों से संबंधित क्वेश्चनों को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भारत में, ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। लेखांकन मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसके ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन को देख लें कि शुरुआत यहीं से होती है और वो शुरुआत यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम देख लें। यहाँ पर भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पहले से मालूम होगा सभी को। ये क्वेश्चन हमारा सी होगा, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा। ये क्वेश्चन इसका बिल्कुल ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, सी। इसकी व्याख्या भी आप देखें कैसे कैसे ये संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होता है, ये उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, सी। व्याख्या इसकी देखें, व्याख्या सहित यहाँ पर आपको पूरा उत्तर यहाँ पर मिलेगा, दे रखा है। जैसे भारतीय लेखांकन प्रमाप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भारत में ICAI या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जारी होते हैं जो ICAI के अधीन है। और ASB की स्थापना, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आपका यहाँ पर तैयार हो जाता है कि ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई है और ICAI की स्थापना 1949 को हुई है। आगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो ये क्वेश्चन है, ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI के अधीन कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके अधीन कार्य करते हैं, तो ये ICAI के अधीन कार्य करते हैं। और ASB की जो स्थापना 1977, ध्यान रखनी है, ICAI की स्थापना है 1949 को हुई है और इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, इसकी भी स्थापना और ICAI की स्थापना 1949। आएगा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरे क्वेश्चन की तरफ को हम चल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है। लेखांकन प्रमाप, यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा है लेखांकन प्रमाप 19, तो इसका जो संबंध है वो संबंध है पट्टे से होता है। जैसा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा, पट्टे से है, बंद की गई क्रियाओं से है, अमूर्त संपत्तियों से है या EPS से है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है ए, पट्टे से इसका संबंध है। बाकी बंद की गई क्रियाओं का संबंध किससे है, अमूर्त संपत्तियों का संबंध किससे है, मैंने ए यहाँ पर बताया है। देखें उत्तर ए है और इसके संबंध भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। बंद की गई क्रियाओं का जो संबंध है वो प्रमाप 24 से संबंध है, बंद की गई क्रियाओं का। दूसरा इसके बाद है अमूर्त संपत्तियाँ जो हैं, अमूर्त संपत्तियों का जो संबंध है वो है अमूर्त संपत्तियों का प्रमाप 26 से, और IPS का जो संबंध है वो प्रमाप 20 से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी अलग अलग आपको याद करने होंगे, तो इसी में भी 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। यानी स्वामी, यहाँ पर अस्तित्व का हम समझ लें, स्वामी का अस्तित्व और प्रबंधन का अस्तित्व या व्यापार का अस्तित्व दोनों अलग अलग होते हैं। वो किसके माध्यम से होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, किस अवधारणा के अनुसार होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन है। व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, दोहरा लेखा या द्विपक्षीय अवधारणा, और एक ऑप्शन में यहाँ दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर राइट होगा वो आंसर होगा व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि पहले से मालूम होगा। यहाँ व्याख्या भी इसकी देखें, दे रखी है व्याख्या सहित उत्तर कि व्यवसाय में व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा व्यवसायी तथा व्यवसाय दोनों को अलग करता है, यानी एक दूसरे से अलग करती है। सामान्यतः
लेखा करते समय व्यवसाय को व्यवसाय से अलग ही रखा जाता है तथा व्यवसाय के व्यक्तिगत लेन देनों को व्यवसाय के लेन देनों से अलग कर लिया जाता है, तभी अंतिम निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें यहाँ पर नेगेटिव देखना है। हमें क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव देखना है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि पुस्त पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, विश्लेषणात्मक प्रकृति का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्त पालन कला एवं विज्ञान दोनों है। ये आंसर तो सही है, लेकिन हमें नेगेटिव वाला देखना है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेख किए जाते हैं। और डी दे रखा है, पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेख लेखन करने की विधि है। 4 यहाँ पर ऑप्शन है। तो यहाँ जो हमें नेगेटिव देखना है, जैसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है, पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, यही क्वेश्चन यहाँ पर एक नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो यही आंसर इसका होना चाहिए 4 का सी, क्योंकि विवरणात्मक कार्य होता है। देख लेते हैं, हाँ ए बिल्कुल ओके सही है। और इसका आप देखें व्याख्या वैसे मैंने अभी आपको बताई दी है, वही चीज़ है। पुस्तपालन के अंतर्गत सभी लेन देनों का जर्नल में लेखा करना, जर्नल से खाता बही में पोस्टिंग की जाती है, फिर उसके खातों को बंद करके बाकी निकाल दी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा क्रम है इसका। और पुस्तपालन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। वो कथन जो दे रखे हैं, पुस्तपालन का कार्य विवरणात्मक प्रकृति का होता है, ना कि विश्लेषणात्मक प्रकृति का। तो पुस्तपालन का जो कार्य है वो विवरणात्मक होता है, जो अभी ऊपर भी बताया है आपको। दूसरा है, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला एवं विज्ञान दोनों, तो ये कला और विज्ञान दोनों ही है। क्वार्टर के अनुसार परिभाषा में भी ये बताया गया है। और लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है। निश्चित पुस्तकों में ही इनका सामूहिकरण किया जाता है, जैसे लेजर में करते हैं, सारे खाते खोलते हैं। पुस्तपालन पुस्तकों में अभिलेखित करने की एक विधि है, ये भी विधि बात बिल्कुल है। इन लेखों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं और ना ही निर्वचन किया जाता है, ये क्योंकि निष्कर्ष जो निकलते हैं वो अंतिम खातों में निकलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सत्य बात थी। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था नेगेटिव, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, ये आंसर जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो विवरणात्मक होता है, विवरणात्मक। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ को चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा पास है कि कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो सभी को मालूम होता है, जो अकाउंटिंग से कॉमर्स से संबंधित नहीं होते हैं उन्हें भी ये क्वेश्चन मालूम है। और वो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, क्योंकि आजकल सारा कुछ वित्तीय वर्ष के अनुसार ही यहाँ पर चलने लगा है। एक कैलेंडर वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है, तो यहाँ वित्तीय वर्ष के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अगले क्वेश्चन की तरफ को हम चलते हैं। इसकी व्याख्या देने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन मानक 6 बनाया गया है। अब लेखांकन मानक 6 बनाया गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास में है। स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए, ख्याति के लेखांकन उपचार के लिए, ह्रास लेखांकन के लिए, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 4। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही राइट आंसर हमारा होगा वो है सी, ह्रास लेखांकन के लिए। लेखांकन प्रमाप 6 ह्रास लेखांकन के लिए याद कर लेना है, नोट कर लेना है। और अगला क्वेश्चन की हम तरफ चल रहे हैं। पहले इसका स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं। लेखांकन मानक 6 मूल्य ह्रास लेखांकन के लिए बनाया गया है। मूल्य ह्रास के लिए अलग अलग लेखांकन नीतियों को भी अपनाया जाता है। वो उसकी नीति तो अलग अलग अपनाई जाती है। मूल्य ह्रास सबको मालूम ही है कि किसी भी स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण जो कमी होती है उसे ह्रास कहते हैं, मूल्य में गिरावट। इसके बाद आता है AS 21, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। वैकल्पिक ऑप्शन में यहाँ दे रखा है, वैकल्पिक प्राइवेट कंपनियों के लिए अनिवार्य, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य और सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य।
तो यहाँ पर हमें किसके साथ चलना चाहिए, किस ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन जो होगा, एक बार क्वेश्चन को फिर देख लें, आंसर वैसे इसका सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है। AS 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। किसके लिए? वैकल्पिक के लिए तो नहीं है, प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है। आंसर इसका सूचीबद्ध कंपनी यानी सी आंसर इसका सही होगा। लेकिन सेबी ने आजकल सभी कंपनियों के लिए इसको ज़रूरी कर दिया है। इसके लिए सभी कंपनियों के लिए ज़रूरी नहीं बताया है, लेकिन आवश्यक बताया है कि अगर वे चाहें तो, क्योंकि इसके बिना कार्य नहीं चलेगा। तो आंसर तो इसका सी ही होगा। देखें इसकी व्याख्या जो है, यह स्पष्ट है कि यदि एक उद्यम समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है, तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। हर कंपनी को, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, उसको अपने अंतिम खाते बनाने ही बनाने हैं, वित्तीय विवरण आपको तैयार करनी है, तब AS 21 अनिवार्य है। अन्य शब्दों में लेखा प्रणाली मानव समेकित वित्तीय विवरण पेश करने के लिए आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है, अथवा AS 21 के अनुसार वर्तमान समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। हालांकि सेबी के अनुसार सभी कंपनियों को अपना समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना चाहिए, अतः इसके लिए AS 21 का पालन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सूचीबद्ध कंपनियों के ही लिए है, और बनाते तो सभी हैं, लेकिन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ को हम चल रहे हैं। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर। ये मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं आपको अभी यहाँ पर 30 क्वेश्चन ही केवल दिखाऊंगा, और इन 30 क्वेश्चन ये सब वो क्वेश्चन हैं जो पिछली TGT और PGT एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना ऑप्शन ए 1970, 1972, 1973 और 1977। आप पिछले क्वेश्चन की तरफ को ध्यान दौड़ाएं तो वहाँ आपको दिखाई देगा 1977, और मैंने बोला था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डी यहाँ पर आंसर राइट होगा 1977। देखें व्याख्या सहित यहाँ पर इसका उत्तर, भारतीय लेखांकन मानक परिषद ASB की स्थापना 1977 में हुई। भारतीय लेखांकन बोर्ड भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक IAS, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों IFRS का ध्यान रखते हैं, तथा उन्हें देश में लागू कानूनों, रिवाजों, प्रयोगों तथा व्यावसायिक वातावरण के प्रकाश में एकीकृत करने की कोशिश करते हैं। ये सब हमें मालूम होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म भी हमें मालूम होनी चाहिए। मैं एक सूची आपको दूंगा जिसमें सारी फुल फॉर्म्स आपको सब मिल जाएंगी एक जगह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, ये परिभाषा दी गई है। अब किसके अनुसार ये परिभाषा दी गई है? देखें, स्पाइसर तथा पैगलर द्वारा, दूसरी JR बार्टली द्वारा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कार्टर द्वारा, और तीसरा है जॉन मैक्सी द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन है स्पाइसर तथा पैगलर द्वारा ये परिभाषा दी गई है, क्योंकि JR बार्टली की परिभाषा अलग है और प्रोफेसर कार्टर जो है इनकी परिभाषा अलग है, जिसका हम अभी आगे इसको देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, स्पाइसर तथा पैगलर द्वारा है। एक बार क्वेश्चन को देखें, परिभाषा को देखें। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों को मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, ये परिभाषा स्पाइसर तथा पैगलर द्वारा दी गई है। इसका स्पष्टीकरण भी हम देख लेते हैं, इन दोनों की परिभाषा भी आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। जॉन मैक्सी द्वारा तो ये परिभाषा दी ही नहीं गई है। व्याख्या सहित उत्तर देखें, पहले उत्तर देख लें, यहाँ ऑप्शन ए ही है। तो उक्त परिभाषा स्पाइसर एवं पैगलर महोदय के द्वारा दी गई है, जबकि प्रोफेसर JR बार्टली के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो है व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तपालन है। और जो कॉर्टर के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा पुस्तपालन वह विज्ञान व कला है जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देन का लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। जो यहाँ मुद्रा लिखा है, इसको मुद्रा लिखा जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा है? इसका पहला ऑप्शन दे रखा है विलियम पिकल्स के द्वारा,
दूसरा ऑप्शन है एमजे किलर के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है आर.एन. कार्टर के द्वारा, और जो डी दे रखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं दे रखा। मैंने अभी इसको स्क्रॉल करते हुए दिखाई पड़ गया, तो आपने देख भी लिया होगा। आर.एन. कार्टर के द्वारा ये दिया गया, तो ये ऑप्शन हमारा सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन है हमारे पास में, पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है, और जहाँ पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त हो जाता है वहाँ से फिर शुरू होता है पुस्तपालन। यानी जर्नल से पूरी प्रक्रिया आपको बताई गई। हमें की पूरी प्रक्रिया ये आनी चाहिए। जर्नल के बाद हमें कैश बुक है, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। तो जर्नल से कैश बुक तो अलग ही बन जाती है और अलग ही पुस्तक है, लेकिन प्रक्रिया है जर्नल से खाता बही से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से अंतिम खाते। ये पूरी हमारी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है कि जहाँ पर लेखा कर्म कार्य समाप्त होता है, फिर जब लेखा कर्म का सारा काम पूरा हो गया तो क्या होगा, अंकेक्षण होगा। जैसा यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए अंकेक्षण, प्रमाणन, स्टॉक और क्रय। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अंकेक्षण। देखें उत्तर ए बिल्कुल सही है, इसमें स्पष्टीकरण की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? जैसा हमारे एक वकील होता है, एक टीचर होता है, एक प्रोफेसर होता है, एक डॉक्टर होता है, वो सब क्या है? वो सब पेशेवर हैं। उन्हीं में एक सी गिनती अकाउंटेंट की भी आती है। तो ये भी एक पेशेवर व्यक्ति होते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं अनिपुण अंकेक्षक। अनिपुण जो होगा वो नहीं होगा। सरकारी अंकेक्षक तो सरकारी जो ऑडिटर वगैरह होते हैं वही होते हैं, और यहाँ ये पेशेवर अंकेक्षक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा आंसर राइट होगा वो होगा पेशेवर अंकेक्षक। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सी आंसर इसका सही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर अंकेक्षक की श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा या परीक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण कार्य करने वाले सरकारी अंकेक्षक होते हैं, क्योंकि एक सरकारी पद होता है जो वो सरकार जो नियुक्त होता है उसी को मिलता है, वही ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिन मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है। वृद्धि होती है तो सीधी सी बात है वो आय कहलाएगी। यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 4 दे रखे हैं, व्यय दे रखा है, आय दे रखा है, आहरण दे रखा है और पूंजी दे रखा है। तो यहाँ जो वृद्धि होती है वो आय में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। बी बिल्कुल राइट है। तो व्याख्या सहित उत्तर जो हमारे पास में है इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में वृद्धि को आय माना जाता है और कमी को हानि। एक एकाकी व्यापार की स्थिति में आय को पूंजी में जोड़ दिया जाता है, जबकि हानि को पूंजी में से घटा दिया जाता है। अतः इसका सीधा प्रभाव पूंजी के वृद्धि और कमी पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? अंतिम चरण, तो अंतिम चरण है सारा काम हो जाने के बाद में, जब सारा काम हो जाता है तब देखा जाता है, तब होता है सूचनाओं का संप्रेषण। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, सूचनाओं का संप्रेषण, लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का अभिलेखन और वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश की तैयारी। यहाँ पर सूचनाओं का संप्रेषण होगा। तो सारी अकाउंटिंग पूरी हो जाने के बाद में फिर इस सूचनाओं का संप्रेषण होता है, तभी निर्णय लिए जाते हैं। बी सही है। तो लेखांकन के चरण को निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, जर्नल में लेखा, बही खाते इनके खोलना, बाकियाँ वगैरह सब निकालना, तलपट बनाना, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाना, आर्थिक चिट्ठा बनाना। उसके बाद सारा जब ये बन जाता है फिर लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है कि जो लाभ हुआ है उसको कैसे नियोजित किया जाए, कहाँ कहाँ उसको खर्च किया जाएगा। सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, सूचनाओं का संप्रेषण, और इसके बाद होता है उचित निर्णय लेना। तो यहाँ पर अंतिम जो दे रखा है उचित निर्णय, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ऑप्शन में जो दे रखा है वो हमारा देख रखा है सूचनाओं का संप्रेषण। तो अंतिम जो चरण है वो सूचनाओं का संप्रेषण ही है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य लेखांकन का नहीं है? यहाँ देखो नेगेटिव पूछा गया। लेखांकन में क्या आता है? जो अभी ऊपर के क्वेश्चन में थे वही चीज़ें हैं, सब लेखा जोखा रखना है।
दे रखा है लाभ अधिकतमीकरण। पहला ऑप्शन वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव चाहिए, लेखांकन का उद्देश्य जो है वो कार्य जो है वो लाभ अधिकतमीकरण करना नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना ये भी है, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना ये भी है, अभिलेखों को व्यवस्थित करना ये भी है, ये यहाँ पर नेगेटिव है। हमें नेगेटिव की ही आवश्यकता थी, लाभ अधिकतमीकरण करना। अगर दोस्तों मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, और नए क्या, चैनल तो नया ही है, सब लोग नए ही होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि बहुत बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो कॉमर्स से संबंधित वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, ना बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि वैकेंसी कम है। लेकिन वैकेंसी कम होने से मतलब नहीं है, हमें तैयारी से मतलब, हम तैयारी करेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए तैयारी पर अपनी जुट जाएं और लग जाएं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन भरपूर मिलते रहेंगे। ये इसकी व्याख्या थी। अगले क्वेश्चन की तरफ को हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पर ये दे रखा है आधुनिक लेखांकन प्रणाली, तो आधुनिक लेखांकन प्रणाली कौन सी होती है ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो यहाँ बात चल रही है आधुनिक लेखांकन प्रणाली यानी दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम की, डबल एंट्री सिस्टम की। अब डबल एंट्री सिस्टम के जनक किसको माना जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे लिए मिलेंगे, और वो ऑप्शन है, पहला है जे.आर. बार्टोलोमेव को, लुईस प्रथम को, लूकास पेसियोली को, और फिलिप कॉटलर को। तो यहाँ पर जो इसका सही राइट आंसर है वो है लूकास पेसियोली। लूकास पेसियोली भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन नाम एक ही है, लूकास पेसियोली, ये इसका आंसर है। इन्होंने, इनकी जो पुस्तक थी, इसमें से भी हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये हो ही गया कि आधुनिक लेखा प्रणाली के जनक, सीधे सीधे शब्दों में भी लिखा मिलेगा कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक। तो इस तरह से ये हमारे पास में है। अब इनकी एक पुस्तक में प्रकाशन हुआ था जो इन्होंने किया था, तभी से उसमें जिक्र किया गया था दोहरा लेखा प्रणाली का, तभी से इनको इसका जनक माना जाता है। देखें इसकी व्याख्या। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक लूकास पेसियोली को माना जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर और मिल रहा है कि इसका जो आविष्कार हुआ है, इसका जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ। तो इसका जो निर्माण है, इसका आविष्कार है वो 1494 में माना जाता है। वर्ष 1494 में इटली के वेनिस शहर में सर्वप्रथम दी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चरिस्ट नामक पुस्तक में डबल एंट्री सिस्टम पर एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रकाशन लूकास पेसियोली महोदय ने किया था। तभी से पेसियोली साहब को दोहरा लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। इस पुस्तक का भी जिक्र आ सकता है कि किस पुस्तक में, कि डबल एंट्री पुस्तक का सर्वप्रथम किस पुस्तक में जिक्र किया गया था। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चरस, इस पुस्तक में इसका लेखा किया गया था, वो प्रकाशन किया गया था। इसके बाद आता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉमर्स से संबंधित अधिकतर सभी एग्जाम में आता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो इसका जो है वो है डी, कोलकाता में। नोट्स आप इसको कर सकते हैं अपने पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा वाले क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट वाले जो कि आ चुके हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें और मिल जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना का भी हमें ये क्वेश्चन मिल जाता है कि 28 मई 1959 में। अगर डेट दे रखी होती है ऑप्शन में तो हमें ये ध्यान रखना होगा। दो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समीकरण है। परिसंपत्तियां बराबर स्वामी की इक्विटी। वी ऑप्शन है परिसंपत्तियां बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। तीसरा ऑप्शन है परिसंपत्तियां बराबर दायित्व माइनस स्वामी की इक्विटी। और डी का ऑप्शन है परिसंपत्तियां बराबर दायित्व बराबर स्वामी की इक्विटी। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा वी, परिसंपत्तियां बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। ये हमारा, अगर आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो सीखी ज़रूर होगी उसमें, तो आपको ज़रूर पता होगा बी इसका ऑप्शन हमारे पास में राइट है।
तो ये भी हम देखते हैं सब दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार ही है। व्याख्या जैसे है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे के दो रूप अथवा दो पक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार तैयार किए जाने वाले आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्ष संपत्तियों व दायित्वों का योग एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये जो हमारा मूल इसका समीकरण है, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैथ में आप लोगों ने समीकरणों को सॉल्व किया होगा, तो जैसे ये दायित्व है, इस दायित्व को अगर हम इस बराबर के टिक से पहले को अगर लेते हैं हुआ, चलो अब ये कट गया तो इसको अगली उसमें देखेंगे। वीडियो कट गई थी तो देखें, बने रहिए मेरे साथ में, दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इजगल टू जो दे रखा है ये, इसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं जैसे दायित्व है या स्वामी की इक्विटी है, इनमें से किसी को भी हम बाईं साइड को अगर लेते हैं, यानी संपत्ति के साथ में अगर इसको रखेंगे, इजगल टू से पहले रखेंगे, तो वो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। मैथ में आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा, सबने मैथ तो पढ़ा ही है। तो देखें यहाँ पर हम इजगल टू यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इससे पहले दायित्व को ले लिया तो ये दायित्व देखें यहाँ पर ये माइनस का हो गया। तो संपत्ति माइनस दायित्व इजगल टू स्वामी की इक्विटी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, संपत्ति, अब यहाँ पर जो है स्वामी की इक्विटी को पहले ले लिया इजगल टू से पहले, इससे पहले, तो ये देखें ये माइनस का हो गया, संपत्ति माइनस स्वामी की इक्विटी बराबर दायित्व जो था वो प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है पूंजी खाता। पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। व्यक्तिगत खाता ये इसलिए होता है क्योंकि स्वामी को अलग रखा जाता है, स्वामी को अलग रखा जाता है, स्वामी की पूंजी भी अलग ही हो गई। स्वामी जो है वो अपने ही व्यापार का एक लेनदार होता है, और लेनदार एक व्यक्तिगत है, चाहे देनदार हो वो भी एक व्यक्तिगत होता है। तो मालिक जो है वो व्यक्तिगत इसका हो जाता है लेनदार, इसलिए इसको व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्याख्या की इतनी बड़ी इसकी आवश्यकता नहीं है, सब ये आपका पढ़ा हुआ होगा, फिर भी आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 20 हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही है? तो पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व। दूसरा है पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति बराबर दायित्व माइनस पूंजी। और चौथा जो ऑप्शन डी है, दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी। अगर आपने बैलेंस शीट कभी भी बनाई है और आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, सिर्फ आपको क्या है उसका दोबारा से रिवीजन करना है और बारीकी से रिवीजन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। संपत्ति में से दायित्व को अगर लेस कर दें तो पूंजी रह जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर इसका बी होगा, देख सकते हैं बी इसका आंसर है। तो लेखांकन समीकरण द्वितीय अवधारणा यानी द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के दो पक्ष अथवा दो रूप होते हैं। सब पहले से आपको मालूम है, ये डेबिट तथा दूसरा क्रेडिट होता है, इसलिए संपत्ति एवं दायित्व का जो योग है इसी वजह से दोनों का बराबर बराबर आता है। इसी अवधारणा पर लेखांकन का मूल समीकरण माना जाता है, और मूल समीकरण जो है वो सकल दायित्व बराबर सकल संपत्तियाँ यानी शुद्ध संपत्तियाँ। तो पूंजी बराबर बाहरी दायित्व प्लस संपत्तियाँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है? लेखांकन का प्रमुख कार्य, चार ऑप्शन हमारे पास में, आर्थिक समकों का अभिलेख। दूसरा कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना। तीसरा व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख करना। और डी है गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। गैर
आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये क्वेश्चन में लिखा है लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है। क्वेश्चन डी गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आंसर इसका होगा, मुझे भी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। लेखांकन का प्रमुख कार्य, प्रमुख तो मुझे सभी दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक समकों का अभिलेख कार्य हेतु इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको देखते हैं। गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना फिलहाल यहाँ पर दे रखा है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन की तरफ को हम चलते हैं। क्वेश्चन है 22, पुस्त पालन का अर्थ होता है। तो पुस्त पालन का अर्थ होता है, यहाँ पर 4 हमारे पास में ऑप्शन है। प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना, दूसरा लाभ हानि खाता तैयार करना, शुद्ध लाभ हानि की गणना करना, साझेदारी संलेख लिखना। यहाँ पर पुस्तक पालन का जो अर्थ है, प्रारंभिक पुस्तक, ऊपर कई क्वेश्चनों में आ चुका है कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक जो है पूरी प्रक्रिया बताइए। पहले जर्नल से शुरुआत होता है, और जर्नल से भी पहले हम कच्ची बही में भी उसको लिख सकते हैं, फिर उसको लिख सकते हैं जर्नल में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। देखें, ये बिल्कुल राइट आंसर है। व्याख्या भी आपको यहाँ पर है, पहले भी इसको बताया जा चुका है। सामान्यतः पुस्तक पालन का जो तात्पर्य है, दिन प्रतिदिन के सौदों को तिथिवार पुस्तकों में लेखा करने से है। इसमें कच्ची बही में लेखा करना, कच्ची बही से फिर जर्नल में प्रविष्टियाँ कर देना, सहायक बहियों में लेखे करना, ये सब शामिल होता है पुस्तक पालन में। क्वेश्चन आता है अगला कि एक विक्रेता अपने 2000 रुपये के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है। तो इसमें 200 रुपये का ये अंतर जो हुआ, यह अंतर क्या कहलाएगा। तो ये अंतर के लिए नगद छूट है, व्यापारिक छूट है, उधार विक्रय है, और अप्राप्य ऋण है। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये वस्तु नगद खरीदी गई है, और नगद जब खरीदी गई है तो ग्राहक बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए ये 200 रुपये की डिस्काउंट दी गई है। ग्राहक अगर बढ़ते हैं तो बिक्री स्वयं बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो लाभ अपने आप बढ़ेगा। और जो दूसरी डिस्काउंट होती है वो होती है नगद छूट। तो नगद छूट जो होती है, हमें दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए। नगद छूट का मतलब होता है तब जब माल उधार बेचा गया हो और उसकी एक समय निर्धारित हो कि इतने दिन के अंदर उसका भुगतान होगा। तो निर्धारित अवधि से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है उसको नगद छूट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हाथ ये छूट दी गई है, ये व्यापारिक छूट होगी। तो व्यापारिक छूट, बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है यानी हमें यहाँ ऑप्शन देखना है नेगेटिव कौन सा है। वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं, ये तो वो सही आंसर है, लेकिन हमें चाहिए नहीं वाला, नेगेटिव वाला। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, ये भी राइट आंसर है। तीसरा, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन करना कहते हैं, ये आंसर यहाँ पर गलत है। अभिलेखन करना होता है, जो यहाँ बात कर रहे हैं सारे एक ही स्थान पर एक प्रकृति के लेन देनों को, वो होता है वर्गीकरण में, और वो वर्गीकरण होता है खाता बही में। लेकिन यह प्रारंभिक लेखे की पुस्तक को कहा गया है, तो एक ही प्रकृति के लेखे अभिलेखन नहीं होता है, वो वर्गीकरण करना कहलाता है। यहाँ पर आंसर जो पहले ये है, ये राइट होगा, ये नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव ही पूछा गया है। फिर है संपत्तियाँ माइनस बाहरी दायित्व बराबर पूंजी। तो ये भी सही आंसर है, यानी कि सी वाला ही ऑप्शन है वो यहाँ पर नेगेटिव होगा, सी की तरफ को जाएंगे। तो सी देखें, बिल्कुल सही दे रखा है, इनका क्रम भी यहाँ पर दे रखा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। सारा यहाँ पर देखें ये दे रखा है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया धन कहलाता है, ये बिना ऑप्शन देखे भी आप इसको बता सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये पूंजी, माल, संपत्ति, भवन, तो आंसर हम जाएंगे पूंजी की तरफ, ये पूंजी होगा। ये सब आपको पहले से ही मालूम है, ये पूंजी ही ये कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा क्या है। तो पूर्वदत्त बीमा यानी इसका समय अभी नहीं है देने का, लेकिन समय से पहले ही बीमे का भुगतान कर दिया है। तो ऐसे कोई बीमा ही नहीं, ऐसा कोई भी व्यय जो एडवांस में कर दिए जाते हैं, अग्रिम में कर दिए जाते हैं, पूर्वदत्त व्यय कहलाता है। और जब ये एडवांस कर दिया गया है तो ये
इसकी एक संपत्ति मानी जानी चाहिए। सी की तरफ को ये आंसर बिल्कुल राइट होगा, सी। देखें, पूर्वदत्त बीमा खाता एक वास्तविक खाता होता है और वास्तविक खाता है तो वास्तविक खाता, संपत्ति खाते ही वास्तविक खाते होते हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक खाता है? व्यक्तिक खाता, तो व्यक्तिक खाता यहाँ पर दे रखा, पूर्वदत्त वेतन खाता, आहरण खाता, अदत्त किराया खाता, उपरोक्त सभी। व्यक्तिक खाते या व्यक्तिगत खाते सभी यहाँ पर हैं, तो यहाँ हम जाएंगे उपरोक्त सभी की तरफ। ये तीनों खाते व्यक्तिगत खाते हैं। डी आंसर इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सही है? भवन खाता एक अवास्तविक खाता है, ये तो गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि भवन एक संपत्ति है, संपत्ति वास्तविक खाते होते हैं। अदत्त किराया खाता अव्यक्तिगत खाता है। तीसरा है, प्रत्येक विकलन को डेबिट और समाकलन को क्रेडिट में यहाँ पर लिया गया है, तो डेबिट का क्रेडिट होता है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अभी हमने ऑप्शन देखे भी नहीं है पूरे, और ये जो है डेबिट का समाकलन जो है वो क्रेडिट होगा। ये आंसर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। आय को विकलित डेबिट किया जाता है, आंसर जो हमारा है वो यही सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ को हम चल रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम यानी नेगेटिव है? ऑप्शन है, बही खाता का कार्य क्षेत्र रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण व सारांश से संबंध सीमित है। बही खाता दूसरा है, बी। बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिकीय कार्य है, विषम पूछा है, ये भी ओके है। बही खाता लेखा अभिलेखों को एक अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देनों को मानता है, ये भी सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव आंसर है, ए। सॉरी ऑप्शन भाई इसमें 5 हैं, इसको अभी दोबारा देखते हैं। बही खाते का कार्य, क्वेश्चन दोबारा से इसको देखें। निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है? विषम बही खाते का कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग करने से मतलब है लेखों को रखना, सम्मकों को रखना। वर्गीकरण व सारांश के संबंध सीमित है, ये ऑप्शन राइट है। बही खाता मुख्य रूप से लिपिकीय कार्य है, ये भी सही है। बही खाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन में निर्भर है, ये भी सही है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है। इसमें 5 ऑप्शन नहीं आते हैं, आते तो 4 ही ऑप्शन है। ई दे रखा है, बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो ऑप्शन है ये नेगेटिव है, बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है। तो बही खाता जो है वो लेखांकन प्रक्रिया के बाद नहीं होता है, यानी ये पुस्तपालन की यहाँ पर बात चल रही है, ये पहले ही होता है। व्याख्या इसकी देखें तो पुस्तपालन का कार्य, जो यहाँ पर सही वाली बातें हैं वो सब यहाँ पर ये लिख रखी हैं। पुस्तपालन का कार्य क्षेत्र ये, तो इनमें जितनी भी बातें हैं ये सब सही वाले पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं चारों। 5वां जो पॉइंट है ई, वो यहाँ पर गलत था। अगले क्वेश्चन की तरफ को हम चल रहे हैं। भारत में लेखांकन मानक का यहाँ पर लिखने से छूट गया है। यह भारत में लेखांकन मानक 10 का संबंध किससे संबंध है इसका? देखें, रहतिया के मूल्यांकन से, सरकारी अनुदानों के लेखांकन से, ह्रास लेखांकन से और स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से। यहाँ पर स्थिर का मतलब है स्थायी संपत्तियों, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन यहाँ पर डी वाला राइट होगा। स्थायी संपत्तियों के लेखांकन से संबंधित जो लेख किए जाते हैं वो मानक है, वो लेखांकन मानक 10 है। हाँ, डी बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हो गए। और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा जो चैनल है
उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और लोगों को भी अगर कॉमर्स की चीज़ें नहीं मिल पा रही तो आप चैनल उनको शेयर कर सकते हैं, इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धन्यवाद।